बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस भेजने का फैसला कर लिया। वफाकी वुज़रा के जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए थे, इलेक्शन कमीशन ने उनको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से भी वुज़रा के इल्ज़ामात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अभी तक कुछ चीज़ें हैं वो सामने आती हैं कि आइनी इदारा है, उस पर जो वुज़रा की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जो बौछाड़ कर दी गई है, इससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है, और इसके साथ साथ जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए आज़म सवाती साहब ने, उनके साथ क्या कार्रवाई की जा सकती है, जो आइन क्या कहता है या कि इलेक्शन एक्ट क्या कहता है। इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिशवर कालम नगार तजियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, गुज़श्ता रोज़ भी इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू चल रही थी, एक तो चल रही थी, इस पर बहुत तफसील से हमने बात करनी थी, लेकिन शायद वक्त तब कब रह गया है, कम रह गया बिल्कुल। लेकिन हम बहुत तेज़ी के साथ इस पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी कि हम आग लगा देंगे, इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, ये डेरोगेटरी रिमार्क है, ये मतलब तज़हीक अमेज़ हैं, ये हद तक अमेज़ हैं, इसमें कुछ शक ही नहीं है। फवाद चौधरी तो इस तरह की कोर्ट के बारे में भी बोलते रहते हैं, इनके बारे में बोलते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि उनको क्या प्रोटेक्शन हासिल है, किसी वजीर को इतनी बड़ी प्रोटेक्शन हासिल नहीं होनी चाहिए। आज भी उन्होंने कहा कि जवाब बुझाएगा, हम फ़ौरन जवाब देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसका मतलब होता है कि पार्टी का एक तरह का तयशुदा एजेंडा है कि इसको इलेक्शन कमीशन को कुछ करना है या लेके जाना है। अगर नहीं है तो इट्स टू मच। इलेक्शन कमीशन ने अगर नोटिस लिया है, वो ना लेता तो गलती करता। अगर आप कहते हैं इस्तीफ़ा दो, वो कहते हैं कि आरिफ अलवी ने ये कहा था, आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते। भाई, अगर कोई कॉम्पिटेंट और अगर ऑनेस्ट इलेक्शन कमीशन है तो अब उसे डट जाना चाहिए। सही है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया सरबराह पिलटॉट अहमद बिलाल महबूब साहब। बहुत लेट हमने उनको ज़हमत दी जी, लेकिन अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा, सॉरी बहुत लेट हो गए हम, लेकिन आपसे पूछना ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन और कुछ वज़रा के दरमियान, मैं हुकूमत के दरमियान नहीं कहता, ये टसल है, इस कैसे देखेंगे आप इसको? जी, ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है और ये क्राइसिस की तरफ चीज जाएगी अगर इससे पीछे न हटे वो, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन मजबूर है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इसका नोटिस ले। सेक्शन 10 इलेक्शंस एक्ट 2017 के मुताबिक उनको हाई कोर्ट के तौहीन अदालत के इख्तियारात भी हासिल है। तो इससे बड़ी तौहीन क्या होगी जो पिछले 2-3 दिन में इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा गया है। तो अब जाहिर है उसके नतीजे में अगर वो कार्रवाई करेंगे तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। बेहतर तो ये होता कि ये वज़राए कराम जो वक्ती तौर पर अगर किसी वजह से मुश्तइल थे तो उन्हें इस पर माजरत कर लेनी चाहिए थी, अपने अल्फाज वापस ले लेने चाहिए थे। ऐसा तो आज भी कहा है, तो बार बार दोहरा रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब तो यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके वो कार्रवाई करें और उनके पास तौहीन अदालत के जो इख्तियारात है उसके तहत वो सजा दे सकते हैं, जिसको भी तौहीन अदालत का वो कन्विक्ट करे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये बात है कि इलेक्शन कमीशन को अब तो डटे रहना चाहिए ना। ये कहा जाए कि ये आप इस्तीफा दे दें, आप कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी ये कहती है आप कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, हालांकि उनकी तारीफ करते रहे, तो ये तो मेरा ख्याल भागने वाली बात होगी। इसलिए अगर वो डट जाए तो यही हक की बात होगी ना जी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त तो उनके इन पे इल्जाम लगाने का जो बुनियाद है वो बहुत ही कमजोर है, क्योंकि पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उसमें तो इनका मशवरा बराह रास्त शामिल नहीं था, लेकिन जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उसमें इनका मशवरा भी शामिल है, बल्कि तजवीज़ ही इन्हीं की तरफ से आई थी और PMLN ने फिर उससे इत्तफाक किया था। ठीक है। तो अगर आप इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो बेसिकली आप अपनी सेंस ऑफ जजमेंट जो है उसको मशकूक करार दे रहे हैं। फिर आपने इनको ही नहीं बल्कि 2 और जजेस को भी, अब आप मुतालबा तो ये करते रहे हैं कि 5 जजेस, 5 मेंबर जो हैं वो इस्तीफा दें। तो ये पिछले 2 तो खैर रिटायर हो गए, अब ये तीनों लोग जो इस वक्त मौजूद हैं इन तीनों के अंदर PTI का मशवरा शामिल है। तो अब आप मशवरे से जो शामिल हुए, जो मुंतखब हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, अब अगर वो आपके खिलाफ कोई पोजीशन लें तो उनको फिर इस तरह से उनके ऊपर इल्जामात लगाना ये तो बिल्कुल गैर अखलाकी सी बात है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, पर इसके ज़ाहिर है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब। वक्त बहुत कम था, लेकिन इस वक्त में भी आपने बिल्कुल बड़ी प्रिसाइज और उम्दा बात की।
भाई यही बात सच है, यही बात हक है। देखिए ये क्या हो सकता है, आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं जो प्रचलित है, और भाई क्या कह रहे हो यार, कल आप चीफ जस्टिस को कह दोगे। देखे ना, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन उन्होंने जजेस पे इल्जाम नहीं लगाया। लोग बोलते रहे, बात करते रहे, फलाने अदालतें ये फलाना ये नहीं हुआ कि नवाज शरीफ ने कोई इल्जाम लगाया हो, या उनके किसी करीबी आदमी ने इस तरह इल्जाम आयद किया हो कि अदालतें ऐसी ऐसी वैसी वैसी। आप कहते तो हैं बहुत सी बातें, लेकिन ये बात आपको कुछ डेकोरम कायम रखना चाहिए। इस मुल्क में अगर इलेक्शन शफाफ होने हैं तो डब्बों से नहीं होने, मजबूत इलेक्शन कमीशन से होने हैं। बिल्कुल सही है, एक आईनी डब्बे से ज्यादा इलेक्शन कमीशन है मुझे। सही है जी। हमें अगली स्टोरी की जाने बढ़ना है क्योंकि वक्त आपको पता बड़ा शॉर्ट्स है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करे, ये एंटोनी ब्लिंकन का कहना है, जो कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा है। वो हमें ये कह रहे हैं जी कि आप उनको मनवाएं ये बात कि वो औरतों के हकूक़ की हिफाजत करेंगे। आप मनवाएं उनसे बात, वो जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस आने देंगे। आप मनवाएं ये बात। एक तीसरी बात और है, इन चीज़ों को मनवाएं, फिर आप तस्लीम करें। भाई बात यह है कि जो चीज़ आप 20 साल में उनसे अब हिम्मत नहीं रखते मनवाने की, उस पर फिर आप हमें आगे कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक इम्तियाजी तौर पर आपने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया है, किसी और को क्यों नहीं कहा? आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा उन पर असर है, लेकिन आप उनको मानेंगे नहीं कि बता दिया आपको हमने। अरे यार बात सुनो, 20 साल की मार खाने के बाद भी आपको अकल नहीं आई। अभी आपको होश आ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। और ये है कि पाकिस्तान ने भी तय किया हुआ फौरन तस्लीम नहीं करेगा। फर्ज किया चीन ने तस्लीम किया, रूस ने कर दिया, इलाके के दूसरे मुल्कों ने तय कर दिया, शायद मुश्तरका तौर पर कुछ 5-7 मुल्क तस्लीम करें। और फिर अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो आप तारीख को एक गलत मोड़ पर सुपर पावर को ले जाएंगे, और सुपर पावर अगर तारीख गलत मोड़ पर खड़ी हो तो हिस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस होता है। मैं यही कह सकता हूँ। तारीख को आप, मैं नहीं कहता मस्त करेंगे, तारीख का आप बहुत कुछ खो देंगे। सुपर पावर जो अब जैसे कि अभी सुपर पावर इस जंग में बहुत कुछ खो चुकी है। जो खलीज की पहली जंग से किस्सा शुरू हुआ है और अब तक जारी है, उसे बहुत कुछ खो चुकी है। सच कहूं तो इसराइल को कायम करके उसको तस्लीम कराने की जद्दोजहद करते हुए आपने बहुत कुछ खोया है। लेकिन सर्द जंग के खात्मे के बाद जितनी आपकी हिकमत अमली ख़ास तौर पर इन मुस्लिम ममालिक के हवाले से पैदा हुई है, वो आप कहीं खड़े नहीं हैं, आपकी सड़कें टूटी हुई हैं। माहिर बैनुल अक़वामी नूर मोहम्मद मेहदी साहब ने हमें ज्वाइन किया जी इसी पर। जी अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा बहुत ताख़ीर से आपको हमने ज़हमत दी, लेकिन इसलिए वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया था कुछ टेक्निकल मसाइल की वजह से। क्या कहेंगे आप इस मामले में? ये जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान तस्लीम ना करे जब तक औरतों को हकूक़ की ना मान लें, वो जो 2-3 शर्तें रखी, गोया वो कह ये रहे हैं कि आप उनसे ये बातें मनवाएं हमारे बिहाफ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात असल में ये है कि अमेरिका का जब भी कोई वजीर अपनी कांग्रेस या सेनेट की कमेटी के सामने पेश होता है तो आपने अमूमन देखा होगा कि वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं जो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी होती है और अपनी एक पोजीशन को कायम रखने के लिए। क्योंकि हमने ये देखा कि जो कांग्रेसमैन थे वो भी इसी किस्म की बात कर रहे थे, बल्कि इससे ज़्यादा सख्त बात कर रहे थे। एक ने तो यहाँ तक भी कहा कि पाकिस्तान का जो नेटो वाला स्टेटस है, नॉन नेटो अलायंस का, वो ख़त्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को तरजीही तौर पर अमेरिका का असला मिलता है। तो इस किस्म के हालात के अंदर जो है ये उन्होंने अपना बयान दिया है, और वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के बगैर जो है उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो यहाँ पर नाकाम तो हो ही चुकी हैं, लेकिन अगर हमने पाकिस्तान को मुकम्मल नाराज़ कर दिया तो मज़ीद हमारे लिए जो है वो परेशानियों में इजाफा होगा। लेकिन क्योंकि वो एक अपना सुपर पावर का एक अनापरस्ती का भी माहौल रखना चाहते हैं, और मैंने अर्ज़ किया कि ये क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की मीटिंग थी तो उन्होंने इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। अब हम पिछली दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि ऑलरेडी तालिबान, जिन ममालिक ने तालिबान के साथ अभी तक अपने सिफारत खानों को वहाँ पे बंद नहीं किया, तो वो बुनियादी तौर पर, अब हम कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, वो तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हैं। और हमने ये भी देखा है कि अब तालिबान ने ये भी ऐलान कर दिया है कि जो उनके फॉरेन मिशन दुनिया के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने उनको कहा है कि आप अपना काम बदस्तूर जारी रखें। और अभी तक हमने नहीं देखा है कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी ये कहा गया हो कि अब अफगानिस्तान का सिफारत खाना बंद कर दिया जाए।
तो इसलिए, और फिर जो कल जिनेवा में मीटिंग हुई और उसके बाद जो प्लज हुए हैं पैसे अफगानिस्तान के हवाले से, उसमें भी हम देखते हैं कि दुनिया के ममालिक जो हैं शामिल हैं। तो असल में ये एक तरह का तालिबान के ऊपर अपने प्रेशर को बिल्ड रखने को और उसे बढ़ाने की एक तरीक़ाकार भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये इस बात की भी सबको समझ है कि सरे दस्त और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि 20 साल की जंग के बाद भी रास्ता सिर्फ यही मिला कि तालिबान फिर वहाँ पर हुकूमत में है। तो तालिबान के साथ ही बात करनी पड़ेगी। आप कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को, और तालिबान भी अगर आप देखिए तो अफगान हुकूमत, बल्कि अब तालिबान का लफ्ज़ क्या कहना, तो अफगान हुकूमत भी जो है वो भी अगर आप देखें तो वो भी बहुत ही तहम्मुल के साथ और चीज़ों को, आज आप देखिए कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अमेरिका को बड़ा दिल करना चाहिए, अमेरिका को बड़े मुल्क के तौर पे। तो मसलन वो भी उन चीज़ों से बुलंद होकर बात कर रहे हैं जो पिछले इतने अरसे के अंदर थी। असल में पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो थोड़े से ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते रहते हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके बारे में कुछ कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि पाकिस्तान करना क्या चाहता है, जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अगर हम देखें तो हमारे जो पड़ोसी ममालिक भी हैं वो भी किसी वक्त जो है वो परेशान हो जाते हैं। और इस वक्त खासतौर पे जो पानशेर की वादी के बाद की सूरत हाल है उसके अंदर हमने देखा है कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी जो हैं, हिंदुस्तान तो हमारा एक अज़ली दुश्मन है और हिंदुस्तान से तो कभी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, लेकिन जो हिंदुस्तान से हटकर सेंट्रल एशियन ममालिक हैं या ईरान है या बाकी दुनिया है, हत्ता के चाइना तक, वो थोड़े से मुहतात हो गए और उन्होंने इन बिटवीन जो है खासतौर पे उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ उंगलियां भी उठाई हैं। हाँ, तो चीन भी मोहतात, ईरान भी मोहतात, सारे मुल्क मोहतात हैं। हाँ, तो अब तुर्की भी मोहतात हो गया कई लिहाज से। तो जी, शेख रशीद साहब जिस किस्म के बयानात आजकल दे रहे हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं, फिर फवाद चौधरी साहब कुछ ऐसा कहते हैं कि वो तालिबान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है वो वही बात कर रहे हैं जो वेस्ट कर रहा है। तो असल में पाकिस्तान के अंदर की कंफ्यूजन की वजह से सारी दुनिया जो है वो परेशान है और वो इस अलमिये को मजीद वो समझती है। हम अगर देखें तो अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से दो तरह की राय नहीं आ रही, हमें नहीं नजर आ रहा कि कोई बात कोई दूसरा कर रहा हो। दूसरा आया कि कहा यह जाता है कि अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं पसंद, लड़ाई बाहर एक ही नक्शा है जी, लेकिन जवाब एक ही आ रहा है वहाँ। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब जो है वो बार बार मुख्तलिफ आ रहे हैं, मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की इंटरनल जो कंफ्यूजन है वो पाकिस्तान को धकेलती है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान से डिस्टेंस रखकर बात करती है और एक तड़ी के अंदाज में बात करती है, जो अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। लेकिन बहरहाल हम आप कहते हैं मुरीदी इख्तियार करो, शागिर्दी इख्तियार करो। इमरान खान का विजन बहुत बड़ा है, वो बड़ा उस्ताद है, ये भी अजीबोगरीब बात है। वो हमारे सदर पाकिस्तान अगर इस किस्म की बातें करे पार्लियामेंट के खिताब से, तो उसके बाद दुनिया बताइए फिर क्या बात करे। ठीक बात है जी। मिसाल के तौर पे दुनिया के पास कौन से ऑप्शन होंगे इस तरह बात करने के। तो दुनिया समझ रही है कि अंदर जो है, इनके अंदर जो कुछ है इस वक्त वो सिर्फ एक जो है वो एक भाप है। तो वो दुनिया जो है वो फिर अपना गुस्सा निकालती है और फिर जिस तरह उसका दिल चाहता है बात करती है। वरना क्यों, अभी जैसे आप फरमा रहे थे और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि अमेरिका के वजीर दिफा ने किसी दूसरे मुल्क का नाम लेने की क्यों नहीं जुर्रत करी। वो इसीलिए जुर्रत नहीं करी है कि वहाँ जो भी बात हो रही है वो एक यकसू है, यहाँ यकसू नहीं, वो यहाँ पे यकसुई हमें कहीं पर जो है वो नजर। बहुत जनाब शुक्रिया मेहदी साहब, वक्त हमारे पास बहुत कम था लेकिन आपने बहुत तफसील के साथ बहुत उम्दा तरीके से इसका तजिया किया। बहुत शुक्रिया आपका जी, वह बात बड़ी ठीक की है। हमें क्यों कह रहे हैं सिर्फ, और हमारे यहाँ एक मौक़िफ़ ही नहीं आ रहा। वो हमारे देखे ना, अब फवाद चौधरी फॉरेन अफेयर पे बोल रहा है, कह रहा है अफगानिस्तान पे अगर हमारी बात माननी होती तो आज अमेरिका बड़ा सुखी होता। अब भाई यार क्या, अब वो कह रहे हैं हमारे कि आरफ अलवी, वो कहते हैं कि इसकी शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करो। पहले तो अमेरिका वाले मुरीदी इख्तियार ही नहीं करते, शागिर्द क्या, वो तो दुनिया को अपना शागिर्द बनाए बैठे हैं। आप उनको क्या कह रहे हैं यार, क्या समझा रहे हैं? और क्या उनको नहीं मालूम था? और ये यानी कि इन बातों में नहीं पड़े, हमें अपना सारा मामला जो है ना वो ठीक रखना चाहिए, ठीक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, आखिरी में बिल्कुल आपसे बात पूछना चाहूँगा कि डॉलर ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। मईशत के दावे किए जाते हैं बड़े बड़े जी,
ये क्या हो देखें गया? जनाब, जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो अब तो आप कहते हो गंदम की कीमत भी बढ़ जाएगी उसके साथ, चीनी की भी बढ़ जाएगी उसके साथ। आप कहते हो कपास भी हम बाहर से ला रहे हैं वो भी महंगी पड़ेगी, आपकी टेक्सटाइल सनत भी बढ़ जाएगी। और रिजल्ट ये है कि आपका पेट्रोल बढ़ता है तो आपकी हर चीज़ बढ़ जाती है। अभी ऐलान हुआ कि शायद 10 रुपये की समरी गई है पेट्रोल 10 रुपये की समरी का मतलब है 5 रुपये तो आप बढ़ाएंगे, ड्रामा जैसे लगाते हैं आप। तो इससे तो आप पहले कह चुका आपका वजीर खजाना कि डॉलर की कीमत बढ़ने से और सूद की शरह बढ़ने से हमारी मईशत तबाह करती थी उन्होंने, वो मजीद तबाह किए जा रहे हैं, मजीद तबाह किए जा रहे हैं। हालात जो है ना वो किसी तरह काबू में नहीं आ रही। क्यों कुछ चीज़ क्लियर क्यों नहीं है इनके, जब पता है कि इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं चीज़ें? सब क्लियर है, बागें किसी और के हाथ में। इन्होंने अपनी वो बैठे थे ना हाथी पे, कौन बैठा था हमारा बादशाह, तो उतरा आया कहने का बाबर ने ये नहीं, उन्होंने कहा कि ये क्या है, उन्होंने कहा इसकी लगाम किधर है, उन्होंने कहा लगाम तो वो आगे जो बैठा होता है। उन्होंने जिस सवारी की लगाम मेरे हाथ में न हो मैं उसकी सवारी नहीं करूंगा। ये आप उस हाथी पे बैठे हुए हैं जिसकी लगामें आपके हाथ पे नहीं। अब मैं ये नहीं कहता लगामें जो है ना यहाँ किसी इदारे के हाथ में है या हमारी स्टैब्लिशमेंट के हाथ में है या इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के हाथ में है, मुझे नहीं पता, आपके हाथ में नहीं। और सब जो हमारे वो लोग जो आपके खैर खा थे, जो आपको लेकर आए, जिन्होंने आपको आगे किया, जिनके आपकी पुष्टपराई की, वो परेशान बैठे हुए। आप क्या कर रहे हैं? डॉलर की कीमत बकटट भागी जा रही है। वो तो कहते हैं उन्होंने मसनूई तौर से रोकी हुई थी। तो फिर क्या था? मसनूई तौर पर रोकी हुई थी, हम तो सुखी थे ना, हमारे तो कीमतें काबू में थी ना। अरे अयूब खान ने इतने साल मसनूई तौर पर रोके रखी, डॉलर की कीमत 4.5 पौने 5 4.25 पे शायद थी, और बोनस वोचर की स्कीम शुरू कर दी कि आप बाहर से मंगवाएंगे तो वो गालमन 8.5 की पड़ती थी। भुट्टो ने आते ही डिवैल्यू किया, 11 कर दिया। हमारी किस्मत अच्छी थी, डॉलर डिवैल्यू हो गया, हम 9 रुपये 90 पैसे पे आ गए। तारीख याद करें पाकिस्तान की, जब पहली बार इंडिया ने डिवैल्यू किया था, वो चाहता था हम डिवैल्यू करें क्योंकि उसको हमारी परसेंट महंगी पड़ती थी, उस वक्त परसेंट बड़ी अहम थी, उसने हमारा पानी बंद कर दिया था। पहली इंडिया पाक लड़ाई जो थी इसी बात पे तो हुई थी, हमने डॉलर की कीमत कम नहीं की, बढ़ाई नहीं थी। 2.25 रुपये के 2.5 रुपये कितना डॉलर था उस जमाने में। रिजल्ट क्या निकला भाई? देखो ना, उस वक्त हमारे वजीर खजाना, हमारे लोग जो थे अपने थे। बोलो गुलाम मोहम्मद को आप एज गवर्नर जनरल बहुत गालियां देते, मैं भी देता हूँ, लेकिन वजीर खजाना एक्सीलेंट। चौधरी मोहम्मद अली वजीर आजम भी बहुत उम्दा थे वैसे तो, लेकिन एज वजीर खजाना उन दोनों वज़रा आज़म के ज़माने में हमारे बजट फाजिल थे। ये जब से शुएब और ये सारे बाहर के वज़रा खजाना आने लगे, अब सारे बाहर के बैंकर आते शुरू किए, बाहर से ट्रेनिंग लेके आते हैं ना सारे जी। मैं शौकत तरीन का तो खैर बहुत अच्छे राय रखता हूँ उनके बारे में, लेकिन क्या करेंगे वो? जिस सूरत में फंसा के आपने उनको संभाला है, क्या करेंगे? और फिर बैंकर की एक लिमिटेशन होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपनी लिमिटेशन है। मैं तो कहता हूं कि हमारी इकोनॉमी को बदकिस्मती से चार्टर्ड अकाउंटेंट और फंड मैनेजर्स यानी बैंकर्स के हवाले कर दिया गया है। ये बात मैंने शौकत अजीज से कही थी, वो जो खुद बैंकर था, उसने सर झुका कहा जी एक ही आपके इकोनॉमिस्ट आया था, उसका नाम महबूब हक था, उसको 3 महीने से 4 महीने से ज़्यादा चलने नहीं दिया आपको। बात यह है कि इकोनॉमिस्ट होना और बात होती है, बैंकर होना और बात। आप बैलेंस शीट ठीक करते रहते हैं, अब ये बैंकर के हाथ में भी नहीं है। पता नहीं किसने इस मुल्क की मईशत को बनाया है। क्लोजिंग नमाज मीर साहब आपसे क्लोजिंग नमाज ये है कि आज बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ करना था, बहुत सारे गेस्ट थे, पर इतना ही कर सके हैं। अल्लाह सबको अपनी अबान हो बना में। बहुत शुक्रिया जी मीर साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।